एक किसान का लड़का जो कि पैसों की तंगी के चलते अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर सका, मगर इसने कोलंबिया की सरकार को देश का सारा कर्ज चुकाने का ऑफर तक दे दिया। आखिर कौन है वो शख्स जो गरीबी की खाई से निकलकर कैसे क्रिमिनल्स की दुनिया का मास्टरमाइंड बन गया? मैं बात कर रहा हूँ अब तक के सबसे रिचेस्ट ड्रग डीलर पैब्लो एस्कोबार के बारे में, जो केवल अपने नोटबुक के बंडल को बांध कर रखने के लिए $2500 हर महीने सिर्फ रबर बैंड खरीदने में खर्च कर देता था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे पैब्लो एस्कोबार एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का दुनिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गया। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जिज्ञान में। पैब्लो एस्कोबार 1 दिसंबर 1949 को कोलंबिया के राइनोगो टाउन में एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ था। उसके पिता एक साधारण किसान थे, वहीं उसकी मदर एक स्कूल टीचर थी। पैब्लो के 6 भाई बहन थे, जिसमें पैब्लो तीसरे नंबर का था। कुछ समय बाद इनका परिवार कोलंबिया के एनविगाडो का एक छोटे से गांव में शिफ्ट हो गया। परिवार बड़ा होने के कारण पैसों की हमेशा ही तंगी रहती थी, जिसे पैब्लो बचपन से देखता आ रहा था। पैब्लो ने अपने स्कूल की पढ़ाई जैसे तैसे पूरी की, लेकिन पैसों की कमी के चलते वह कॉलेज की महंगी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया, जिसके साथ ही उसने कॉलेज छोड़ने के साथ क्राइम की दुनिया में अपना पांव रख दिया। कुछ लोग का कहना है कि पैब्लो की क्रिमिनल बनने के पीछे उसकी माँ का भी हाथ था, क्योंकि बचपन में जब पैब्लो कोई गलती करता था या बचपन में चोरी करता था तो उसकी माँ उसे डांटने की बजाय बढ़ावा देती थी। उसकी माँ का कहना था कि चोरी करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन केवल तभी जब तुम पकड़े ना जा सको। गरीबी और पैसों की कमी से जूझ रहे पैब्लो ने सोच लिया था कि वह 22 साल की उम्र होने तक खुद को रईस बना लेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह गरीबी में जीने से अच्छा वह खुद को गोली मार लेगा। उसके कुछ भाई बहन उसकी क्रिमिनल की दुनिया में साथ आए, जबकि कुछ ने इथिकली काम करने का रास्ता चुना। कॉलेज छोड़ने के बाद पैब्लो फेक डिग्री बेचने लगा। उसके साथ ही वह इलीगल सिगरेट भी बेचता था, जिससे आमदनी तो हो रही थी, लेकिन पैब्लो इससे संतुष्ट नहीं था, जिसके चलते उसने एक दिन एक लग्जरी कार चुराई, जिसके बदले में 1974 में उसे पहली बार जेल जाना पड़ा। जेल में रहते रहते भी पैब्लो क्राइम के नए नए तरीकों के बारे में सोचता रहता था, जिससे कि वह कम समय में ही मिलियंस ऑफ डॉलर कमा सके। जेल से बाहर आने के बाद पैब्लो ने कोलंबिया के एक अमीर बिजनेसमैन को किडनैप किया, जिसके बदले में उसने $1 लाख मांगे। इसके बाद से पैब्लो किडनैपिंग की दुनिया का बादशाह बन गया। जब पैब्लो किडनैपिंग के दम पर ऐसा कर रहा था, तब उसे ड्रग्स के बारे में पता चला। उसने देखा कि मैं किडनैपिंग से अच्छा पैसा तो ड्रग्स स्मगलिंग करके कमा सकता हूँ। जिसके बाद पैब्लो ने किडनैपिंग छोड़कर मेडेलिन के एक बड़े माफिया ड्रग डीलर के साथ हाथ मिलाया और उनके लिए ड्रग्स स्मगलिंग करने लगा। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन एक दिन जब उसे कोकेन सप्लाई करने का ऑफर मिला, ये अब तक की सबसे बड़ी डील होने वाली थी, जो लगभग 15 करोड़ रुपए की थी। लेकिन किसी बात को लेकर पैब्लो की ड्रग माफिया के साथ लड़ाई हो गई। पैब्लो अपनी सूझबूझ खो बैठा और उसने ड्रग माफिया फैबियो रेस्ट्राइप का मर्डर कर दिया। उसी जगह पर मौजूद लगभग 10 से 12 बंदों से पैब्लो अकेला भिड़ गया, जिसके बाद ड्रग माफिया के बीच पैब्लो का बहुत बड़ा नाम बन गया। 1974 में पैब्लो ने अपने एक मेडेलिन कार्टेल के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जो कि ड्रग्स और कोकेन सप्लाई करने का काम करती थी। इसी साल पैब्लो ने एक टीनेज गर्ल से शादी भी करी थी। फैबियो को मारने के बाद पैब्लो ने छोटे मोटे ड्रग डीलर के साथ हाथ मिलाया और साथ ही उन सभी को अपने ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा भी बनाया। पैब्लो का साम्राज्य बढ़ता जा रहा था। पैब्लो ने कोकेन सप्लाई करने के लिए पानी के जहाज, प्राइवेट प्लेन और 2 सबमरीन भी खरीदी। कोकेन की प्रोडक्शन के लिए पैब्लो ने आइलैंड भी खरीद लिया था। उस प्राइवेट आइलैंड पर पैब्लो ने एयरपोर्ट भी बनवाया था। 1980 तक आते आते पैब्लो अपने जीवन के चरम पर पहुंच गया। उस समय पैब्लो के पास लगभग 142 प्लेन, 20 हेलीकॉप्टर, 30 याच और 2 सबमरीन थी।
इन सभी का इस्तेमाल पैब्लो ड्रग सप्लाई के लिए करता था। पैब्लो लगभग एक दिन में 60 से 70 मिलियन डॉलर कमाता था। 1989 में उसकी कुल नेटवर्थ लगभग 30 बिलियन डॉलर हो गई थी। शायद यही कारण था कि फोर्ब्स ने अपनी टॉप रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में पैब्लो को जगह दी। ये पहली बार था जब एक ड्रग डीलर को फोर्ब्स की टॉप रिच लिस्ट में जगह मिली। पैब्लो के पास इतना पैसा था कि उसे रखने के लिए उसके पास जगह कम पड़ गई, जिसके चलते वह अपने पैसों को जमीन के अंदर गाड़ देता था, जिसके कारण उसकी 10% कमाई तो केवल मॉइस्चर के कारण ही गल जाती थी। एक बार जब पैब्लो की बेटी को ठंड लग रही थी और उनके पास जलाने का कुछ नहीं था, तो पैब्लो ने उस रात अपनी बेटी को गर्म रखने के लिए करीब 2 मिलियन डॉलर जला दिए थे। पैब्लो इतना बड़ा कोकेन का एम्पायर चला रहा था कि वह पूरे अमेरिका की 80% कोकेन की डिमांड को खुद ही पूरा करता था। पैब्लो स्मगलिंग के मामले में इतना मास्टरमाइंड था कि वह पुलिस को भी चकमा देने में कामयाब हुआ था। पैब्लो कोकेन को फिशेस के जरिए, जीन्स के जरिए और कार्डबोर्ड बॉक्सेस के जरिए अमेरिका को कोकेन स्मगल करता था, जिसे बाद में उसके लोग जीन्स और कार्डबोर्ड से अलग करते थे। माना जाता है कि पैब्लो लगभग 70 से 80 टन कोकेन यूएस को स्मगल करता था। पैब्लो ने अपने धंधे में खुद के कुछ उसूल बनाए थे। वह पुलिस वालों को घूस देता था। वह कहता था कि जितना मर्जी घूस ले लो, लेकिन मेरे काम में अड़चन नहीं आनी चाहिए। अगर कोई पुलिस ऑफिसर घूस लेने से मना करता था तो पैब्लो बिना समय गवाए उसकी जान ले लेता था। पैब्लो ने अपने जीवन में 4000 लोगों की हत्या की थी, जिनमें 100 पुलिस ऑफिसर, 200 जजेस और कई गवर्नमेंट ऑफिसर शामिल थे। पैब्लो जानता था कि वह एक अपराधी है। उसने भले ही अपार धन बनाया है, लेकिन उसे सुरक्षित रखना है तो गवर्नमेंट के साथ रिलेशन अच्छे होने चाहिए, जिसके चलते इसने कोलंबिया गवर्नमेंट को एक ऑफर दिया कि वह गवर्नमेंट को लगभग 10 बिलियन डॉलर देगा, जिससे देश का पूरा कर्ज उतर जाएगा। लेकिन सरकार ने यह प्रस्ताव नहीं लिया, जो काफ़ी हद तक सही भी था। जिसके बाद इसने हराम से कमाए हुए पैसों से चैरिटी करना शुरू किया। इसने लोगों के लिए घर, हॉस्पिटल, चर्च और स्कूल बनवा दिए, जिसके चलते वहाँ की पार्लियामेंट के द्वारा इसको कोलंबियन पार्लियामेंट में सिलेक्ट होने का मौका मिला। लेकिन 2 साल बाद इसने खुद रिजाइन दे दिया, क्योंकि ऑपोजिशन के लोग आम जनता के सामने पैब्लो के काले धंधा का पर्दाफाश कर रहे थे। कोलंबिया पर बाहरी देशों का प्रेशर बढ़ रहा था कि पैब्लो को लेके कोई सख्त कदम उठाए जाए। उस समय कोलंबिया के प्रेसिडेंट केसर गाविरिया थे, जिन्हें पैब्लो ने मारने की कोशिश भी की थी, लेकिन वह बच गया था। जिसके बाद उन्होंने पैब्लो को सरेंडर करने की चेतावनी दी, जिसको एक्सेप्ट करते हुए पैब्लो ने कहा कि वह खुद को सरेंडर करने को तैयार है, लेकिन एक शर्त पर। उसने कहा कि वह खुद की जेल बनाएगा और उसी में कैद होकर रहेगा। उसके इस प्रस्ताव को सरकार ने स्वीकार कर लिया। ला कैथेड्रल नाम की जेल बनाई, जो किसी लग्जरियस होटल से कम नहीं थी। पैब्लो बड़े आराम से जेल में बैठकर अपना कारोबार चला रहा था, जिसके चलते सरकार ने उसे कहीं और शिफ्ट करने का डिसीजन लिया। लेकिन जब पुलिस और सोल्जर्स वहां पहुंची तो पैब्लो वहां से फरार हो चुका था, जिसके बाद 2 साल तक पैब्लो गायब रहा। तब कोलंबिया सरकार ने पैब्लो को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन चलाया, जिसे वह अमेरिका के साथ लोड कर रहा था। ऑपरेशन का नाम था सर्च ब्लॉक। लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद भी पैब्लो का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन 1 दिसंबर 1993 को अपने 44वें जन्मदिन के दिन उसने अपनी फैमिली से बात करने के लिए एक कॉल किया। उसी क्षण पुलिस ने उसकी कॉल लोकेशन ट्रैक कर ली थी, जिसके बाद सर्च ब्लॉक की पूरी टीम उसके लोकेशन पर पहुंच जाती है, जहां पैब्लो छुपा बैठा था। उस एरिया को चारों तरफ से घेर लिया जाता है, जिसके बाद एक ऑफिसर पैब्लो के ऊपर गोली चला देता है, जिससे पैब्लो की मौत उसी क्षण हो जाती है। पैब्लो के छुपाए ब्लैक मनी के बारे में सिर्फ वही जानता था। पुलिस को पैब्लो के घर से केवल
$18 मिलियन ही मिले। लेकिन आज भी हजारों ड्रग डीलर होने के बाद भी आज तक कोई पैब्लो एस्कोबार जैसा नहीं बन पाया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना